Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. So today we will discuss what is the transplantation and what is the graft rejection. So सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ट्रांसप्लांटेशन क्या होती है और ग्राफ्ट रिजेक्शन क्या होती है. सो ट्रांसप्लांटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम कोई भी ऑर्गन, टिश्यू या जो है वो सेल जो है वो मूव करते हैं फ्रॉम वन लोकेशन ऑफ द बॉडी टू अनदर, और फिर वो जो है वो सेम इंडिविजुअल की बॉडी में भी हो सकता है और डिफरेंट इंडिविजुअल के बॉडी में भी हो सकता है. सो ग्राफ्ट क्या होता है? वो टिश्यू या ऑर्गन या सेल जो कि ट्रांसप्लांट किया जाता है एक जगह से वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी. सही है. फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल, किसी एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है. जिस तरह के इंक्लूड द स्किन ग्राफ्ट इसमें आ जाते हैं हमारे पास, बोन ग्राफ्ट आ जाते हैं और ऑर्गन ट्रांसप्लांट आ जाते हैं हमारे पास. सो डोनर जो होता है जो कि डोनेट करता है कोई भी ग्राफ्ट अपना, सही है, वो प्रोवाइड्स द ऑर्गन, सेल और टिश्यू. सो मैंने आपको बताया कि ऑर्गन हो या टिश्यू हो या सेल हो उसको हम क्या बोलेंगे? ग्राफ्ट बोलेंगे. और जो ये इसको डोनेट करेगा उसको हम डोनर बोलेंगे. होस्ट या रेसिपिएंट वो बंदा जो कि ग्राफ्ट को एक्सेप्ट करेगा. होस्ट और रेसिपिएंट इज इन्वॉल्व इन द हु रिसीव द ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन, टिश्यू और द सेल. अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ ग्राफ्ट, मतलब जो टिश्यू होता है, ऑर्गन होता है या कोई भी सेल होता है, उसके टाइप्स कौन से होते हैं, कौन सी तरह से जो है वो हम ट्रांसफ़र करते हैं ग्राफ्ट के. सो टिश्यू ट्रांसफ़र किया जाता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी इन द सेम इंडिविजुअल. सेम इंडिविजुअल हो, सही है, एक ही पर्सन हो, एक ही पर्सन की अगर किसी भी जगह जल गई है तो उसको किसी हेल्दी टिश्यू से सेम ही पर्सन में अगर हम रिप्लेस करेंगे तो उसको हम क्या कंसिडर करेंगे? ऑटोग्राफ्ट. उसके बाद आता है हमारे पास आइसोग्राफ्ट. आइसोग्राफ्ट में जो ट्रांसफ़र ऑफ टिश्यू होता है बिटवीन द जेनेटिकली आइडेंटिकल ट्विंस, मतलब एक बहन भाई है, वो एक ही मतलब ट्विंस हैं वो, या भाई भाई हैं या बहन बहन है, सही है, तो उनको अगर हम सेम ही स्पेशी को जो है वो उनमें अगर हम कोई भी ट्रांसफ़र करते हैं किसी भी टिश्यू या ऑर्गन का तो उसको हम आइसोग्राफ्ट बोलेंगे. ऑलमोस्ट ऑलवेज एक्सेप्टेड, मतलब इनमें फेलियर का चांस नहीं है. और उसके बाद आता है एलोग्राफ्ट. मोस्टली हमारे पास जो भी होते हैं ट्रांसफ़र किसी भी ऑर्गन के या टिश्यू के, तो वो मोस्टली जो है वो एलोग्राफ्ट ही होते हैं. और इसमें ये होता है कि टिश्यू ट्रांसफ़र किया जाता है बिटवीन नॉन आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स में, होती सेम स्पेशी, मतलब ह्यूमन बींग्स के बीच में होता है पर वो आइडेंटिकल ट्विंस नहीं होते. सॉरी. उसके बाद आता है जीनोग्राफ्ट. जीनोग्राफ्ट वो होता है कि टिश्यू ट्रांसफ़र किया जाता है बिटवीन द डिफरेंट इंडिविजुअल्स. जिस तरह से हमारे पास मोनकी से कोई भी यानी कि टिश्यू उठा के हम जो है ह्यूमन में ट्रांसफ़र कर दें तो उसको क्या बोलेंगे हम? ये हमारे पास जीनोग्राफ्ट हो गया. एलोग्राफ्ट जो होते हैं मोस्टली आर यूजुअली रिजेक्टेड अनलेस रेसिपिएंट इज गिवन द इम्यूनोसप्रेसर ड्रग्स. मतलब एलोग्राफ्ट को जो है वो मोस्ट यूजुअली तब तक जो है वो रिजेक्ट नहीं होते जब तक उसको पहले इम्यूनोसप्रेसर ड्रग्स नहीं दी गई होती. उसके बाद टाइप्स ऑफ ग्राफ्ट रिजेक्शन, कुछ जो होते हैं वो बहुत ही जल्दी, मतलब विद इन द मिनट्स 24 आवर्स जो है वो रिजेक्ट हो जाते हैं, हमें सिम्टम्स नजर आना शुरू हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं हाइपर एक्यूट ग्राफ्ट रिजेक्शन. उसके बाद आता है एक्यूट ग्राफ्ट रिजेक्शन, मतलब कुछ हफ्तों के बाद उसमें जो है वो साइन एंड सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं जिसमें हमें पता चल जाता है कि ग्राफ्ट रिजेक्ट हो चुका है, उसको हम बोलते हैं एक्यूट ग्राफ्ट रिजेक्शन. उसके बाद आता है क्रोनिक ग्राफ्ट रिजेक्शन जो कि फ्रॉम मंथ्स टू ईयर, मतलब कुछ मंथ्स के बाद, कुछ ईयर्स के बाद जो उसके साइन और सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन के. उसके बाद हमारे पास आता है हाइपर एक्यूट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन जो कि मीडिएटेड बाय द प्री एग्जिस्टिंग एंटीबॉडीज, मतलब बॉडी में पहले से ही किसी फॉरेन पार्टिकल, किसी फॉरेन ऑर्गन या टिश्यू के लिए एंटीबॉडीज अगर बनी हुई हैं तो उसको फौरी तौर पर जो है वो हाइपर एक्यूट तरीके से जो है वो उसको रिजेक्ट कर देगा. उसके बाद एक्यूट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन जो कि मीडिएटेड बाय द साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, और क्रोनिक ट्रांसप्लांट रिजेक्शन जो होता है मीडिएटेड बाय द टाइप 2 सेंसिटिविटी और टाइप 4 सेंसिटिविटी रिएक्शन. हाइपर एक्यूट ग्राफ्ट रिजेक्शन में होता है कि विद इन फ्यू मिनट्स अप टू 24 आवर्स जो है वो रिजेक्शन हमें देखने को मिलता है. ये होता है कि मीडिएटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ प्री एग्जिस्टिंग एंटीबॉडीज जो कि ग्राफ्ट के साथ बाइंड कर जाती हैं. इसका मैकेनिज्म क्या होता है कि कोई भी ग्राफ्ट एंटीजन जो होती है वो बाइंड हो जाती है होस्ट के एंटीबॉडीज़ के साथ, और फिर वो उसमें जो है वो इवेंट्स, कैस्केड इवेंट्स शुरू हो जाते हैं. जिस तरह से एक्टिवेशन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम. कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में हमारे पास क्या होता है कि कुछ प्रोटीन्स होती हैं
जो कि बाइंड कर जाती है पैथोजन से, या जो भी हमने एंटीजन दिया है या जो भी हमने आर्गन ट्रांसप्लांट किया है। फिर उसको क्या कहते हैं, मेकिंग देम इजियर टू आइडेंटिफाई। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में ये होता है कि कोई भी एंटीबॉडीज प्रोटीन्स होती है जो कि हमारे पास किसी भी पैथोजन या एंटीजन के साथ बाइंड होती हैं और उसको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करती हैं। तो यहाँ पर भी यही सिस्टम होता है कि जो भी हमने टिश्यू ट्रांसफ़र किया है उसके साथ कुछ प्रोटीन्स होती हैं आके अटैच होती हैं। अटैच होने के बाद जो है वो उसमें उसको जो है वो डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। सेवियर इन्फ्लामेशन हमें देखने को मिलती है। बाइंडिंग एंटीबॉडीज जो होती हैं वो एंडोथेलियल सेल्स के साथ मिल जाती हैं और प्लेटलेट एग्रीगेशन होना शुरू हो जाती है। उसके बाद उसमें क्लॉट बनना शुरू हो जाती है, वाइड स्प्रेड थ्रोम्बोसिस हो जाती है। वाइड स्प्रेड थ्रोम्बोसिस मीन्स एक्सटेंसिव क्लॉट फॉर्मेशन होना, ब्लड क्लॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से ब्लॉकेज होना शुरू हो जाती है वेस्कुलर सिस्टम में। अल्टीमेट ब्लॉकेज ऑफ द ब्लड में ब्लॉकेज हो जाती है जिसकी वजह से उस टिश्यू जो कि हमने ट्रांसफ़र किया है या ऑर्गन को ब्लड सप्लाई नहीं होती। तो इस वजह से ग्राफ्ट जो है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। ड्यू टू इट्स लाइफ थ्रेटनिंग नेचर ग्राफ्ट को जो है वो हम रिमूव कर देते हैं ताकि उस जगह की जो है वो ब्लड सप्लाई वो regain हो सके। सो ड्यू टू इट्स लाइफ थ्रेटनिंग नेचर ग्राफ्ट रिमूवल इज नेसेसरी इन द हाइपर एक्यूट रिजेक्शन। हाइपर एक्यूट रिजेक्शन में हमारे पास ग्राफ्ट रिजेक्ट हो जाता है तो लाइफ थ्रेटनिंग होता है, इसलिए इसको हम रिमूव कर देते हैं। प्रेजेंस ऑफ प्री एग्जिस्टिंग एंटीबॉडीज जो है वो टिपिकली ड्यू टू द प्रीवियस ट्रांसप्लांट, मतलब उसमें पहले से भी उसमें कुछ ट्रांसप्लांट किए गए होंगे उस बॉडी में, उस पर्सन में, उस इंडिविजुअल में, इसलिए उसकी जो है वो पहले से ही बॉडी में प्री एग्जिस्टिंग एंटीबॉडीज मौजूद हैं जो कि इस पर जो अभी न्यू ग्राफ्ट ऐड किया है तो उसमें ग्राफ्ट ऐड किया है तो उस पर एक्ट कर रही है। प्री फॉर्म जो होती हैं एंटीबॉडीज रेसिपेंट में मौजूद हुई हैं, पड़ी हुई हैं। तो कोई भी अगर हमने जो है वो एंटीजन अगर आया है, जिस तरह से भी ब्लड ग्रुप अगर हमने दिया है तो उस पर आके एंटीबॉडीज एक्ट करेंगी तो एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, कुछ प्रोटीन्स एक्टिव हो जाएंगी। प्रोटीन्स एक्टिव होने के बाद उनको क्या होंगे कि मतलब उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगी और प्लेटलेट्स भी आना शुरू हो जाएंगे। प्लेटलेट्स उसको क्या करेंगे, वहाँ पर थ्रोम्बोसिस होना शुरू हो जाएगी, सही है। उसके बाद इस्कीमिया हो जाएगी, वहाँ पर उस जगह पर रिडक्शन ब्लॉकेज ऑफ द ब्लड हो जाएगा। ब्लड की वजह से रुकने की वजह से उसमें जो है वो शार्टेज ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगी। ऑक्सीजन की शार्टेज की वजह से न्यूट्रिएंट जो है वो भी शार्टेज हो रहेगी और सेलुलर मेटाबॉलिज्म जो है वो भी नहीं होगा। तो कोई भी अगर हम ट्रांसप्लांट ऑर्गन कर रहे हैं जिस तरह से किडनी, तो वो वहाँ पर ही हमें सर्वाइव करते हुए नहीं दिखेगी और फेल्यूर हो जाएगी उस जगह पे। अक्यूट ग्राफ्ट रिजेक्शन जो होता है वो मीडिएटेड बाय द साइटोटॉक्सिक टी सेल, हमने देखा कि हाइपर एक्यूट देखा हमने ग्राफ्ट रिजेक्शन। अब हम देख रहे हैं एक्यूट ग्राफ्ट रिजेक्शन। एक्यूट ग्राफ्ट रिजेक्शन में ये होता है कि साइटोटॉक्सिक टी सेल जो होते हैं वो डायरेक्टली किल करते हैं उसी जो भी हमने ग्राफ्ट टिश्यू दिया है, आर्गन दिया है, सेल दिया है। साइटोकाइंस ये रिलीज करते हैं हेल्पर टी सेल्स, जिस तरह से फिर जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं बी सेल, बीटा सेल्स। बीटा सेल की एक्टिवेशन की वजह से प्लाज्मा सेल बनते हैं। प्लाज्मा सेल जो है वो एंटीबॉडी प्रोडक्शन करते हैं। एंटीबॉडी की प्रोडक्शन की वजह से जो है वो उसमें ह्यूमरल इम्यूनिटी पैदा होती है, फिर एंटीबॉडी उस पर एक्ट करके उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। क्रोनिक ग्राफ्ट रिजेक्शन में ये टाइप 2 और टाइप 4 सेंसिटिविटी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की पैथोलॉजी जो है वो अपना काम करते हैं। क्रोनिक ग्राफ्ट रिजेक्शन में ग्राफ्ट एंटीजन इज रिकॉग्नाइज बाय द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। हमारे पास कुछ होते हैं जिनमें हमारे पास ल्यूकोसाइट हो गए, डेंड्राइट्स हो गए और मैक्रोफेजेस हो गए, और प्रेजेंट करते हैं हेल्पर टी सेल्स को। रिकॉग्नाइज करके कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारे पास आया, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस या कोई भी फॉरेन एंटीजन हमारे पास आया है तो वो कौन करते हैं, एपीसी जो है वो ल्यूकोसाइट, डेंड्राइट सेल, इनको रिकॉग्नाइज करते हैं, फिर वो हेल्पर टी सेल के पास ले जाते हैं। हेल्पर टी सेल जो होते हैं वो साइटोटॉक्सिक टी सेल को एक्टिवेट करते हैं, टिश्यू डिस्ट्रक्शन करवाते हैं और उसके बाद बी सेल को भी एक्टिव करते हैं, जिसमें से हमारे पास प्लाज्मा सेल बनते हैं। प्लाज्मा सेल जो होते हैं वो एंटीबॉडीज बनाते हैं, तो लॉन्ग टर्म ग्राफ्ट फेल्यूर हो जाती है। टाइप 2 सेंसिटिविटी रिएक्शन में ये होता है कि हमारे पास मोस्टली मीडिएटेड बाय द इम्यूनोग्लोबुलिन्स, जिसमें साइटोटॉक्सिक रिएक्शन हमें देखने को मिलता है। और टाइप 4 सेंसिटिविटी रिएक्शन जो होता है वो डिलेड होता है, 48 to 72 आवर्स में हमें देखने को मिलता है। टी सेल जो होते हैं वो मीडिएटेड रिस्पांस होता है इनका, टी सेल एक्टिवेट होते हैं और फिर जो है वो टिश्यू डिस्ट्रक्शन होती है और उसके बाद बी सेल को भी एक्टिव करते हैं, जिसमें से हमारे पास एंटीबॉडी प्रोडक्शन होती है। एंटीबॉडी प्रोडक्शन होती है तो हमारे पास कोई भी एंटीजन को जो है वो उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू करते हैं। ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन जो होती है वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि इम्यून सिस्टम को हेल्प करते हैं सेल्फ और नॉन सेल्फ जो एंटीजेंस होती हैं
उनको पहचानने के लिए। इम्यून सिस्टम जो होता है वो यूज करता है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं फॉरेन पार्टिकल्स को। कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर आया है उसके ऊपर अगर ये प्रोटीन हमारी नहीं लगी हुई है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, तो अगर मिसमैच हो जाती है तो उसको इम्यून सिस्टम जो है रेस्पॉन्स करता है और इसी तरह से हमारे रिजेक्शन में हेल्प कर दिया ट्रांसप्लांट ऑर्गन्स और टिश्यूज में। थैंक यू सो मच।